नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस क्लास का अपना विषय रहेगा हिंदी अनिवार्य का जो व्याकरण प्रकरण है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति क्या है, इस पूरी क्लास को आप देखें। अनेक विद्यार्थियों की ये समस्या रही है कि वे शब्द शक्ति समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस क्लास को आपने आखिर तक देख लिया तो शब्द शक्ति से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका शीर्षक शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? संस्कृत की एक परिभाषा है शब्दार्थ संबंधः शक्ति। यानी यहाँ पे दो शब्द है, शब्द और अर्थ, और इनका जो संबंध है वही शक्ति है। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही शब्द शक्ति है, और शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का हमें बोध होता है कि किस शब्द का अर्थ क्या है। यह बताने का जो गुण है वही शब्द शक्ति है। परिभाषा आप कह सकते हैं शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराने वाले व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति के भेद क्या है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शब्द शक्ति के तीन भेद हैं। शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती है, जिसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा और व्यंजना लक्षणा ये तीन शक्ति होती है। इसमें तीन ही शब्द होते हैं। अभिधा में वाचक, व्यंजना में व्यंजक और लक्षणा में लक्षक। तीन व्यंजन होते हैं और तीन ही इसके अर्थ होते हैं। वाचक का वाच्यार्थ, व्यंजना व्यंजक व्यंग्यार्थ, लक्षणा लक्षक और लक्ष्यार्थ। यहाँ पे देख रहे हैं अभिधा। अभिधा में जो शब्द होता है वो वाचक और उसका अर्थ होता है वाच्यार्थ। व्यंजना शब्द व्यंजक और अर्थ व्यंग्यार्थ। लक्षणा शब्द लक्षक और अर्थ लक्ष्यार्थ। तो इस प्रकार ये तीनों की अलग अलग युक्तियां हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि जो शब्द वाचक है उसका अर्थ वाच्यार्थ होता है और उसमें शब्द शक्ति अभिधा होती है। शब्द लक्षक है, अर्थ लक्ष्यार्थ होता है और शब्द शक्ति लक्षणा है। शब्द व्यंजक है, अर्थ व्यंग्यार्थ है और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि अभिधा में किस प्रकार का अर्थ लिया जाता है, वाच्यार्थ। अभिधा में किस प्रकार का शब्द होता है, वाचक। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। नोट, एक बात ध्यान देने योग्य कि वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है। जो शब्द शक्ति अभिधा है उसमें अर्थ वाच्यार्थ होता है, शब्द वाचक होता है, तो इसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है या अभिधेयार्थ, यानी साक्षात संकेतित अर्थ। जो सर्वमान्य अर्थ है वह लिया जाता है, साधारण अर्थ लिया जाता है, अभिधेयार्थ लिया जाता है, मुख्यार्थ लिया जाता है, वो शब्द शक्ति होती है अभिधा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिधा के बारे में। अभिधा क्या है? तो यहाँ परिभाषा से आप देख रहे हैं कि शब्द को पढ़कर या सुनकर श्रोता या पाठक को उस शब्द का जो लोक प्रचलित अर्थ तत्काल ज्ञात होता है उसी अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, और वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं। यानी एक पढ़ते ही सुनते ही जो लोक प्रसिद्ध या प्रचलित अर्थ है या साधारण अर्थ होता है, उसका जो शब्दकोशीय अर्थ होता है वह बोध कराती है, वह अभिधा शक्ति है। उदाहरण जैसे हमें अनुशासित जीवन जीना चाहिए, यह उपरोक्त वाक्य में सामान्य कोशगत अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ अभिधा शब्द शक्ति। हमें अनुशासित जीना चाहिए मतलब सीधा सीधा अर्थ है, तो ऐसा अर्थ जहाँ पे लिया जाता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब जो दूसरी शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। लक्षणा क्या है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, यानी मुख्यार्थ नहीं निकले और मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ या तो रूढ़ि के आधार पर लिया जाता है या प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है, उस अर्थ को अपन कहते हैं लक्ष्यार्थ। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है, उसे अपने लक्षणा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें श्याम गधा है, तो यहाँ पर श्याम एक मनुष्य है, वह गधा नहीं हो सकता, लेकिन गधा शब्द का लक्ष्यार्थ ये लिया है कि वह मूर्ख है।
तो यहाँ मूर्ख अर्थ लेने के कारण यह एक अर्थ विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया है, यानी यह गुणों के आधार पर लिया है, यानी उसमें गुण है या उसका जो एक तरीके से उसके लक्षण है वो मूर्ख है, तो उसके लक्षण है वो गधे के समान है। तो यह अर्थ एक विशेष प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके दो भेद हैं। एक तो है रूढ़ा। रूढ़ा का मतलब है जहाँ मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर रूढ़ी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। रूढ़ी यानी परंपरा से जो चली आ रही बात है और वह एक तरीके से परंपरा बन जाती है, रूढ़ी बन जाती है, तो उसके आधार पर। जैसे पंजाब वीर है, इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ पंजाब के निवासी है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा है, तो पंजाब वीर नहीं है, यह रूढ़ी है एक, यानी परंपरा के कारण, रूढ़ी के कारण हम मान लेते हैं कि पंजाब तो वीर है, राजस्थान तो वीर है, राजस्थान तो शेर है, तो ये जो रूढ़ी के आधार पर माना जाता है उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। और प्रयोजनवती लक्षणा कहाँ होती है कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के कारण जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है, कि कोई विशेष कारण बताया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखें, जैसे वह तो गाय है, तो वह तो गाय है, इस वाक्य में गाय का लक्ष्यार्थ है सरल स्वभाव। विशेष प्रयोजन यह है कि सरल स्वभाव के कारण, सरल स्वभाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ पे प्रयोजनवती प्रयोजन से लिया गया है, अतः यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। तो जहाँ पर किसी रूढ़ी के आधार पर अर्थ लिया जाए तो रूढ़ा लक्षणा, जहाँ पर किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य, किसी हेतु के आधार पर जहाँ पर लिया जाए तो वहाँ पे होती है प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति क्या कहती है। व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ शब्द या अर्थ विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, न उसका वास्तविक अर्थ लिया जाता है, न उसका रूढ़ी और प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है, जबकि उसका कोई तीसरा ही अर्थ लिया जाता है, या उसे हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। तो जहाँ शब्द या अर्थ विशेष के आधार पर या तो किसी शब्द में चमत्कार होता है या उसके अर्थ में होता है, तो उस शब्द को हटा देने से उसका जो व्यंग्यार्थ है वो समाप्त हो जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति के आप भेद देखेंगे तो इसमें एक है शाब्दी व्यंजना, यानी वह होती है शब्द के आधार पर, जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। यानी व्यंग्यार्थ किसके आधार पर होता है, किसी शब्द के कारण, और उस शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो भी वह व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं शाब्दी व्यंजना। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए वृषभ भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर वृषभ भानुजा और हलदर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना में सौंदर्य है और इनके दो दो अर्थ है। वृषभ प्लस अनुजा गाय भी होता है और वृषभ भानुजा तो राधा भी है, दो अर्थ है। और यहाँ पर हलदर के शब्द, हलधर हल को धारण करने वाला बेल भी है और हलधर का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण भी है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यदि वृषभ भानुजा और हलधर के वीर शब्द हटा दिए जाएं और इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो व्यंजना समाप्त हो जाती है, क्योंकि हलधर शब्द बेल के लिए भी आता है, श्री कृष्ण के भाई के लिए भी है, दोनों के लिए है। और वृषभ भानुजा शब्द है वह वृषभ भानुजा राधा जी के लिए भी आता है और गाय के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर अभी शब्द दूसरा रख दें तो यह व्यंजना समाप्त हो जाती है। अब है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना क्या है कि वह अर्थ के आधार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए कि जहाँ व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। तो आर्थी व्यंजना किस पर आधारित होती है, आर्थी व्यंजना होती है अर्थ पर आधारित। जैसे उदाहरण, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो इस पर इस पंक्ति में नारी के दो गुणों की व्यंजना की गई है कि उसमें ममता का भाव भी होता है और कष्ट सहने की क्षमता भी होती है। तो यह व्यंग्यार्थ अर्थ के कारण है। यहाँ पर शब्द यदि हम बदल दें तो उसका कोई जो चमत्कार है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर है, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी शब्द शक्ति जो मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा और अपने साथियों को भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।